मैं रजनी स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे रणनीति सीरीज 2 की और हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप 2023 की जो भर्ती अक्टूबर में होने वाली है, उसमें हम नेगेटिव मार्किंग को कम कैसे करें। ये वाला जो वीडियो है ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला हमारा जो स्लाइड है वह है पेपर पैटर्न को लेकर। एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका, ए बी सी डी या अ ब स द वाले क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्ट की बात करें तो 150 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके पेपर 1 में होंगे और 150 ही पेपर 2 में होंगे। पेपर 3 की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चंस आपके होंगे और सब के सब जो हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। पेपर 1 और 2 पे हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि आप आपके सब्जेक्ट में कैसे एक एज गेन कर सकते हैं। तो पेपर 1 और 2 की ड्यूरेशन जो है वह रहेगी 3 घंटे की। तो पेपर 1 जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। पेपर 2 इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए भी आपको उसी ही दिन अगली शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा। तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, एक ही दिन सेम डे एग्जाम होंगे सब्जेक्ट के। अब देखेंगे हम पेपर का जो मीडियम है हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, तो उस हिसाब से अब हम 150 क्वेश्चंस को करने के लिए जब हमारे पास 3 घंटे हैं तो एवरेज मान के चलें कि हर प्रश्न करने के लिए आपके पास 1 मिनट 38 सेकंड होंगे। इस 1 मिनट 38 सेकंड में आपको हर एक क्वेश्चन को करना है। तो हम कैसे स्मार्टली क्वेश्चन करें, आंसर करें, जिससे कि हमारी नेगेटिव मार्किंग कम हो। तो शुरुआत करते हैं। ये 1 मिनट 38 सेकंड का जो समय है ये आप ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम टाइम में यह समय काम आने वाला है। शुरुआत करते हैं स्ट्रेटजी पर कि हम पेपर सॉल्व कैसे करें, जिससे कि अच्छे से सॉल्व कैसे करें जिससे कि हमारी नेगेटिव मार्किंग जो है रिड्यूस हो जाए। नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस होने के अलावा एक दिक्कत ये भी होती है कि जब प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है तो अधिकांश अभ्यर्थी, अधिकांश जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये शिकायत करते हैं कि उनका पेपर छूट गया। पेपर इसीलिए छूटता है क्योंकि इस पेपर के हिसाब से अगर अपन बात करके देखें तो वो 1 मिनट 38 सेकंड का जो समय है वो भूल जाते हैं और जैसे ही आप ये समयावधि भूल जाते हैं आप नेगेटिव में जाना शुरू कर लेते हैं या फिर आपका पेपर छूटना शुरू होता है। और जैसे आपका पेपर छूटता है लास्ट में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है आपका और आप लास्ट में सब गोले भर के आ जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। देखिए, पेपर अटेम्प्ट करने का एक स्मार्ट तरीका ये है कि 150 प्रश्न हैं आपके। अब 150 प्रश्नों में ऐसा तो नहीं है कि आपको एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर आपने ईमानदारी से जम के तैयारी की है तो आपको 150 में से मान के चलें कि आधे प्रश्न मतलब 75 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको सीधे सीधे आएंगे। पेपर का लेवल अगर थोड़ा टफ रहता है, जैसा कि वर्ष 2021 की परीक्षा में पेपर 1 का लेवल बहुत ज़्यादा टफ था, उसके हिसाब से भी अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है ना तो आप 50 से 60 प्रश्न जो है वो पहली दफ़े में कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट आंसर आपको आता है ना, डायरेक्ट आंसर आपको आता है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अब देखते हैं डायरेक्ट आंसर किन क्वेश्चंस का आपको आ सकता है। मैंने इस बार की जो 2023 का जो जुलाई का नेट हुआ है, तो जुलाई के नेट वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चन मैंने कुछ एक सैंपल के तौर पे लिए हैं कि कौन से क्वेश्चन को हम डायरेक्ट क्वेश्चन कहेंगे और कौन से क्वेश्चन को हम एनालिटिकल क्वेश्चन कहेंगे, कहाँ तुक्का मारने की संभावना होती है। तो इस तरह की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न 150 में से अगर आपने ईमानदारी से चर्चा की है तो पेपर भले कितना ही टफ क्यों ना आ जाए, 50 से 60 के बीच में आपको डायरेक्टली सवाल आएंगे कि हाँ, इसमें तो मैं 100% मैं तय हूँ कि इसका उत्तर यही है। देख लेते हैं हम कि ऐसा कैसा प्रश्न होता होगा डायरेक्ट क्वेश्चन वाला। ये आपके सामने प्रश्न है, नेट 2023 का प्रश्न आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने नारीवादी दृष्टिकोण से हंस जे मार्गेंथाउ द्वारा प्रस्तुत यथार्थवाद के सिद्धांत को पुनः सूत्रबद्ध किया है।
अंग्रेजी में भी पढ़ लेते हैं इसको। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स रीफॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म बाय हैंस जे मार्गेंथाउ फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ये प्रश्न जो है ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका अगर आपको उत्तर आता है तो आता है और नहीं आता है तो नहीं आता है। इसमें कहीं पे तुक्का मारने की संभावना भी नहीं होती। और इस तरह के टफ पेपर होने के बावजूद भी 50 से 60 प्रश्न होंगे जिनके सीधे सीधे आपको डायरेक्टली आंसर आते होंगे। तो ये वाला सवाल का यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन इन्होंने मार्क किया है। वैसे सही उत्तर है इसका एन टिकनर। यह प्रश्न जैसा कि कहा जाता है कि PYQ सॉल्व किया जाना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने चाहिए। तो वो क्वेश्चन आपको देखो नेट में भी सहायता कर रहे हैं, क्योंकि यही वाला प्रश्न सेम प्रश्न जो अभी नेट 2023 में आया है, ये वाला प्रश्न 2020 की जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें भी आया हुआ है। 2021 में जो कॉलेज एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का एग्ज़ाम था उसमें भी ये वाला प्रश्न आया हुआ और यही वाला प्रश्न दोबारा यहाँ आ चुका है। और इसका सही उत्तर आपके सामने रहेगा एन टिकनर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आप कोई भी किंतु परंतु ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुंटर फ्रैंक नाम कम सुना है, जानेट आबू, हेनेस, पेल्टोनिन, इनके नाम कम सुनने में आए हैं। तो इसलिए अगर मान लो कोई सुना सुनाया सा ऑप्शन होता तो आप थोड़ा तुक्का मार सकते, लेकिन क्योंकि इसके ऑप्शंस में नाम ही ऐसे अजीबोगरीब है जो एटलीस्ट मैंने नहीं सुने हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मुझे लगा कि ये डायरेक्ट आंसर करने वाला क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, आप पेपर जब आपको मिल जाता है आप इनिशियल एंट्रीज पूरी कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे कि क्या ऐसा कोई डायरेक्टली आंसर मुझे आ रहा है क्या। मान लो क्वेश्चन 1 पढ़ा, डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो उसको तुरंत मार्क कर दो, क्योंकि बाद में गोले भरना रह ही जाते हैं। इसलिए जो डायरेक्ट आ रहा है ना, टिकनर मुझे डायरेक्ट आ रहा है, इसलिए उसको छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, डायरेक्ट ओवर में मार्क कर दो उसको। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट आ रहा है तो मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 लग रहा है नहीं यार, इसमें 2 ऑप्शंस में मुझे थोड़ा सी डाउट लग रहा है, इसको तुरंत फिलहाल के लिए छोड़ दो, फिलहाल के लिए, हमेशा के लिए नहीं, फिलहाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, लग रहा है कैसा है। अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें मुझे 2 में थोड़ा डाउट लग रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को सर्किल मार्क कर दो, ताकि मालूम रहे क्वेश्चन पेपर पे सर्किल मार्क कर रहे हैं आप, ताकि बाद में OMR से आप ढूंढते नहीं रहेंगे कि कौन कौन सा हो गया। आप अपने क्वेश्चन पेपर पे भी उसको सर्किल मार्क करेंगे। जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, ये तो कुछ नहीं आ रहा, उसको आप हल्का सा क्वेश्चन पे अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये वाला मुझे नहीं आता है। हर किसी की अपनी अपनी तरीका रहता है इन क्वेश्चंस को मार्क करने का। तो आप सबसे पहले आपको जो प्रश्न सीधे रूप से आ रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल नंबर 21, डायरेक्ट आंसर आ रहा है कर दो ओके। और साथ के साथ जो डायरेक्ट आंसर आपको आ रहे हैं आप उनको मार्क करते जाएं। तो आप क्या करेंगे कि क्वेश्चंस जो हैं उनको मल्टीपल राउंड्स लेंगे। पहला राउंड जो आपका होगा, फर्स्ट राउंड, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन का होगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन में आप आराम से 50 से 60 प्रश्न जो हैं उनको हल कर देंगे। अब आप देख रहे हैं संभव है कि पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा इजी रहे, मॉडरेट रहे, तो संभव है कि आप 150 में से आप पहली दफ़े में 100 प्रश्न भी कर लें। अगर आप पहले राउंड में 100 प्रश्न कर रहे हैं जो आपको सीधे रूप से आते हैं, जो बिल्कुल सही हैं, तो फिर आप लेंगे सेकेंड राउंड में आप उन प्रश्नों पर विचार करेंगे जिनमें आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है, ओनली 2, 3 ऑप्शन नहीं, 2 ऑप्शन में डाउट है, आप उन क्वेश्चंस को लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनमें हमको 2 ऑप्शन में डाउट होता है, तो क्या सबके सब 2 वाले को हम कर लें क्या? ऐसा नहीं है। आपने अगर 100 प्रश्न बिल्कुल सही किए हैं तो आपके पास मार्जिन रहता है कि आप आराम से, आपके पास स्कोप रहता है कि आप 30 प्रश्न अधिकतम, मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस, अधिकतम 30 प्रश्न जो है वो आप 2 डाउट वाले क्वेश्चंस जो हैं उस पर आप कर सकते हैं। इस पर आप रिस्क ले सकते हैं 30 प्रश्नों पर। अगर आपने
पहली दफ़े में 100 प्रश्न किए हैं तो दूसरे राउंड में आप रिस्क ले सकते हैं 30 प्रश्नों पर। लेकिन अगर आपने पहली दफ़े में किए ही कुल 50 प्रश्न हैं तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं अधिकतम 15 पर। तो रिस्क भी आप फर्स्ट वाले के बेसिस पे लेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, पेपर 1 की मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस की, तो लोगों को आ रहे थे 5 और 8 सवाल, ज़्यादा आ नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, 150 के 150 ही गोले काले कर दिए। सब पे रिस्क नहीं लेना है, हमको बहुत लिमिटेड खेलना है। तो आपको अगर 100 प्रश्न आ रहे हैं तो आप आराम से 30 प्रश्नों पर रिस्क ले सकते हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस होते हैं तुक्का मारने वाले राउंड। तो अगर आपको लग रहा है कि यार आप बिल्कुल ही गेम से आउट होने वाले हैं तो ही आप ये वाला राउंड खेलें, अदरवाइज़ ये वाला राउंड आपको नहीं लेना है। हमको तुक्के नहीं मारने हैं, हमको 2 ऑप्शन वाले तक ही लिमिटेड रहना है। अब आप कहेंगे कि कई ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि जितने ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ती है आपके क्वेश्चंस करेक्ट होने की, आपका स्कोर बढ़ने की, क्वेश्चन करेक्ट होने की नहीं, आपका स्कोर बढ़ने की। तो ये चीज़ें देखो मिथ्या है, हर किसी का अपना अपना भाग्य होता है। संभव है जिस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा कर लिए हों, उसका भाग्य उस समय अच्छा चल रहा हो तो उसका हो गया, लेकिन हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। एक सीरियस एस्पिरेंट जो है वो इस तरह का रिस्क नहीं लेगा, और मैं आपको सजेस्ट करती हूँ तुक्के मारने वाले आप नहीं लें। मारना ही है तो अधिक से अधिक 1 या 2, इससे ज़्यादा आप तुक्के नहीं लगाएं। फिर आता है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मैंने अभी रिसेंटली नेट का पेपर चेक किया है, उसमें ये चीज़ मैंने नोटिस की कि हम लोग ना तो क्वेश्चन को और ना ही उसके ऑप्शंस को केयरफुली रीड करते हैं। अगर हम क्वेश्चन को और ऑप्शंस को केयरफुली रीड कर दें तो फिर हमारी जो 2 ऑप्शन वाली बात है, इस प्रश्न के सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करें। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे पूछा गया सामूहिक कार्यवाही का तर्क, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। अब इसके बारे में दे रखा है, एक्सप्लेनिंग द मोबिलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर। अब इसमें कि राजनीतिक विश्लेषण में हित समूह के अभियोजन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा की गई है। अब आपको लगेगा इतना पढ़ना पड़ेगा क्या? इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि वैसे यहाँ पे इन्होंने गलत आंसर मार्क किया है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं और आप इंटरेस्ट ग्रुप्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आप 5-6 बुक्स पढ़ते हैं, ओनली 5 to 6 बुक्स। उन बुक के नेम होते हैं। तो द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन जो है वह मैनकर ऑल्सन, नेट ने भी खैर मार्कस ऑल्सन का रखा है, ये मैनकर ऑल्सन है, मैनकर ऑल्सन। ये मैनकर ऑल्सन की बुक का नाम है। अगर आपने राजेश मिश्रा हल्की सी भी देखी होगी तो आप ये उत्तर गलत नहीं करेंगे। लेकिन हम एक्सप्लेनिंग मोबिलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस इसी में पढ़ के रह जाते हैं। हम बुक पे ध्यान ही नहीं देते कि भाई ये बुक भी तो है। ये बुक का राइटर अगर मान लो आपको देखा है, आपने हल्का सी भी देखा है, तो आप मैनकर ऑल्सन को सही कर देंगे। लेकिन यही हम पीछे रह जाते हैं, हम केवल इसको पढ़ते हैं और आगे वाला नहीं पढ़ते, और आंसर आपके आगे वाले में ही छुपा होता है। एक और देखेंगे, हाँ ये वाला प्रश्न भी, निम्नांकित में से किस कथन से भारत में राजनीति का जेंडर के आधार पर प्रशासन होने के फलस्वरूप लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने का निरूपण होता है। अब देखो नेट ने प्रश्न ये गलत कर दिया, एनटीए ने। यहाँ पे नॉट ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे नहीं शब्द का उल्लेख नहीं किया, मतलब आपको एक गलत ऑप्शन जो है उसको चूज करना है। पर हिंदी इन्होंने जब इसका अनुवाद किया तो उसमें नहीं शब्द इन्होंने ऐड नहीं किया, इसलिए कई बच्चों ने ये वाला प्रश्न जो है वह हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों ने गलत कर दिया होगा। जबकि बहुत आसान सा प्रश्न है कि हमको नहीं वाला चुनना है कि कौन सा वाला जो है वह लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं करता है। ऑप्शंस में देखिए, महिलाओं की भागीदारी समुदाय के रूप में बढ़ी है, ये सही है। राजनीतिक आवाज़ की प्रबल अभिव्यक्ति, प्रबल आ रहा है ना, अब प्रबल आ रहा है मतलब इसकी जड़ें मजबूत हुई हैं, ये भी सही है। अब ये है, मैं चौथे ऑप्शन पे पहले आ रही हूँ। अब ये है कि महिलाओं की सार्वजनिक गतिविधियों में संलग्न है, इसलिए मजबूत है।
ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, इसको ठीक से पढ़ें कि ऊंची जाति की महिलाओं द्वारा मूक क्रांति किया जाना। पहली बात तो साइलेंट रेवोल्यूशन जो है ना, इसका प्रयोग जो है वह क्रिस्टोफर जेफर्लो ने किया है। और साइलेंट रेवोल्यूशन जो है वो दलित्स, SC ST OBC, विशेष रूप से दलित्स जो हैं उनके लिए किया गया, दलित व्यक्तियों के लिए किया गया साइलेंट रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग। और ऊंची जाति की महिलाएं जो हैं इन्होंने कभी भी मूक क्रांति साइलेंट रेवोल्यूशन की ही नहीं, क्योंकि ऊंची जाति की महिलाएं हैं। अगर मान लो कि सभी जाति की महिलाएं होती तो फिर भी हम मान सकते थे, लेकिन यहाँ केवल एक तबके की बात की जा रही है, तो उसकी वजह से, एक तबके की वजह से लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ है। आप देखिए यहाँ पे सभी महिलाओं की बात है, यहाँ पे भी महिलाओं की राजनीतिक आवाज में प्रबल अभिव्यक्ति की बात की गई ऑप्शन नंबर 2 में। लेकिन ऑप्शन 3 में केवल ऊंची जाति की महिलाओं की बात की गई और हमको चूज करना है नॉट। पहले ही लिख रखा होता है कि अंग्रेजी वाला जो प्रश्न होगा वही सही होगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही हो जाता है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। एक लॉजिकल और है, एक मिनट, हाँ, निम्नांकित में से कौन से चिंतक सार्वभौम लोकतंत्र के पक्षधर हैं? अगर वापस मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपने राजेश मिश्रा बहुत हल्की फुल्की भी पढ़ी होगी तो आप यह प्रश्न गलत नहीं करेंगे। इसमें अगर फिर भी मान लो आपने नहीं भी पढ़ी है, हमने BA 3rd ईयर MA में थिंकर्स तो पढ़े हैं ना, मान लो आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने थिंकर्स तो पढ़े हैं। अब प्रश्न पूछ रहा है कि सार्वभौमिक लोकतंत्र है ना, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। अब सार्वभौमिक मतलब सब जगह लोकतंत्र होना चाहिए। ऑप्शन में है प्लेटो। क्या प्लेटो लोकतंत्र के समर्थक थे? नहीं, प्लेटो तो एक आदर्श राजा जो है उसके समर्थक थे, वो तो राजतंत्र का समर्थक था। हीगल भी लोकतंत्र का समर्थक नहीं था, हीगल भी राजा का समर्थक था। लॉरेंस, नाम सुना है नहीं कभी बच्चे, कांट इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके हम लॉजिकल क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रश्न ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो आप भी प्लेटो को करेक्ट करके आ जाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रश्नों को ठीक से पढ़ें और कांट को सही उत्तर मार्क करें। बहुत 2 मिनट का सवाल भी नहीं है, ये साफ साफ देखने से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि सही उत्तर क्या होगा। लेकिन क्योंकि आप प्रश्न जल्दबाजी में देखते हैं, पढ़ते नहीं हैं, इस वजह से आपका काम डिस्टर्ब होता है। प्रश्न जल्दबाजी में क्यों देखते हैं? क्योंकि एक क्वेश्चन पे कई दफ़े आप 5 मिनट सोचने लग जाते हैं और फिर आपका टाइम चला जाता है। इसलिए मैं पहले ही कह रही हूँ 1.38 को याद रखें। कुछ प्रश्न जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआती स्लाइड में ही कि आपको 50 से 60 प्रश्न, तो पेपर कितना ही टफ होगा, 50 से 60 प्रश्न तो आपको पहले देखते ही आ जाएंगे, देखते ही, है ना। जैसा कि मान लो समानता के अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद संख्या 14, खत्म, देखते ही आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। तो 50 से 60 प्रश्न तो आपके 30-30 सेकंड में निपट रहे हैं। बकाया जो आपके सवाल हैं आप उनको देख के चलें। घड़ी आपके रूम में रहेगी, आपको खुद को तो घड़ी पहनने नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ घड़ी रूम में रहेगी। आप ये बैठा के चलें कि मुझे किसी भी प्रश्न को अधिकतम 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। अगर कोई प्रश्न आपका 2 मिनट आपने विचार कर लिया लेकिन फिर भी उसका उत्तर नहीं आ रहा है, छोड़ दो। लगे रहोगे, अपने ईगो को लेकर बैठोगे और ये सोचोगे कि यार 2 मिनट तो इन्वेस्ट कर ही दिए, 1 मिनट और कर लेते हैं, 30 सेकंड और कर लेते हैं। जो 2 मिनट में नहीं है वो 30 सेकंड में आपको क्या चीज़ आएगी और 1 मिनट में क्या आएगी। उस प्रश्न को छोड़ो, पकड़े मत रहो, अगले प्रश्न पर आओ। संभव है अगला प्रश्न थोड़ा सा ईजी हो आपके लिए, जैसे कि ये सार्वभौमिक लोकतंत्र वाला प्रश्न है, तो संभव है ऐसा कोई प्रश्न आ जाए। लेकिन क्योंकि आप इसी को 5 मिनट दे दोगे और खींचते रहोगे इसी को ही बच्चों जैसे, तो आप इस तरह के प्रश्नों को ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे और आप फिर या तो प्रश्न छोड़ के आएंगे तो भी मरते हैं, आप करके आते हैं बिना ठीक से पढ़े तो भी मरते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है। अगला जो बिंदु है हमारा वह है कि एलिमिनेट इनकरेक्ट ऑप्शंस। इनकरेक्ट ऑप्शंस जो हैं, जो अपन 2 डाउट वाले ऑप्शंस जो होंगे उसकी बात अगर अपन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा और इस एलिमिनेशन के लिए आपको लॉजिक ढूंढना होगा।
है ना, बिना तर्क के ऐसे नहीं कि नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, आपके लगने से भी कुछ नहीं होगा। आपने पढ़ा क्या है, आपको याद कितना है, उसकी बात करते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, हाँ, इस वाला प्रश्न को अगर आपने वापस राजेश मिश्रा पढ़ी है तो आप यह प्रश्न भी आसानी से हल कर पाते या पाएंगे। मानवतावादी हस्तक्षेप, मान लो आपने पढ़ा नहीं भी, ये आईआर का सवाल है वैसे। मानवतावादी हस्तक्षेप के लिए औचित्य निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है ना? जस्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन लाइज इन, अब किस में होता है? तो आप राष्ट्रहित के बल पर, एक चीज राष्ट्रहित जो है, अपने खुद के हित के लिए आप दूसरे देश में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना आप। मानवतावादी हस्तक्षेप का मतलब ये होता है कि आप स्वार्थ के लिए, अमेरिका खुद के स्वार्थ के लिए अफगानिस्तान में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो आप राष्ट्रीय हित के लिए अपने किसी और देश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आपने इस चीज को एलिमिनेट कर लिया, आपने इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, ऑप्शन बी को, कि बी तो हरगिज नहीं होगा, बी नहीं होगा। और इसमें क्या होता है कि मानवतावादी, मानवता मतलब नैतिकता, और सी तो होके ही रहेगा, बी बिल्कुल नहीं होगा और सी होके रहेगा। तो आपको बी वाले ऑप्शंस, ऑप्शन 2 हट जाता है, ऑप्शन 3 हट जाता है। अब बचे कौन से? केवल 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में भी आप कह रहे हो कि सी तो होगा ही होगा, तो सी इन दोनों ऑप्शन में हमारे पास जो एलिमिनेट करने के बाद कौन कौन से ऑप्शन बचे? हमारे पास बचा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4। आप कह रहे हो कि सी तो होगा ही होगा, तो सी ऑप्शन 1 और 4 में से किस में है? सी है ऑप्शन 1 में, देन ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप लॉजिकली प्रश्नों को पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। जैसे कि एक सवाल आया था 2021 में जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सवाल आया था व्यवहारवाद के संबंध में ही, है ना, परसुएशन को लेकर, बिहेवियरल परसुएशन को लेकर। ऑप्शंस बहुत सारे थे, उसमें एक ऑप्शन हिंज युलाव था, हिंज युलाव, हिंज युलाव। ये वाला वैसे मैंने जो प्रश्न है वो मैंने डाउट वाले में ही मार्क किया था, जिसमें मैं मतलब तय नहीं थी कि क्या होना चाहिए, उसके लिए मैंने इसको रख रखा था कि ये वाला क्वेश्चन मैं लास्ट में करूँगी। तो परसुएशन शब्द का प्रयोग था, बिहेवियरलिज्म भी आ रहा है। मुझे हिन जुलाव की बुक का नाम था कि बिहेवियरल परसुएशन इनकी बुक का नाम है, तो फिर मुझे लगा कि बिहेवियरल परसुएशन इनकी बुक है, और क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन वैसे बड़ा था लेकिन उसमें 2 शब्द जो बिहेवियरलिज्म और परसुएशन 2 शब्द थे, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये हिन जुलाव से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। मैंने हिन जुलाव को मार्क किया और हिन जुलाव करेक्ट आंसर था। तो इस तरीके से आप प्रश्न को पढ़ें। अगर प्रश्न में कोई टर्मिनोलॉजी है तो उससे संबंधित अगर कोई थिंकर है तो ज़रूर रूप से वो आपको याद आएंगे और वो सही उत्तर भी होगा। हम लगभग सभी प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं, और फाइनली मैं कहना आपको चाहूँगी कि आप 1.38 मिनट को हमेशा याद रखें। आप जो शुरुआती प्रश्न होंगे, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, 50 से 60 प्रश्न जो है वो आप करीब 30 सेकंड में एक प्रश्न कर लेंगे, तो आप करीब 15 मिनट जो हैं उसमें आपका पहली दफ़े में आपको जो प्रश्न आ रहे होंगे वो आपके आराम से हो जाएंगे। बकाया आप थोड़ा लॉजिकली चलें कि कौन सा प्रश्न आपको आ रहा है और कौन सा प्रश्न बिल्कुल आप तुक्का लगाने के लिए केवल माथे पे हाथ रख के टिक 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 सोच रहे हैं, तो उसमें आप ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करें। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कलाम अकेडमी ने अपनी टेस्ट सीरीज़ इंट्रोड्यूस कर ली है। मैं कलाम अकेडमी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि प्रैक्टिस काम आती है। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, टिकनर वाला क्वेश्चन, कि मार्गेनथाउ की नारीवादी व्याख्या जो है वो किसने की थी। तो ये वाला प्रश्न मैंने बैठ के पढ़ा नहीं था। 2020 वाला जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, और जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने उस क्वेश्चन को क्या किया था, गलत मार्क कर लिया था। फिर जब मालूम पड़ा कि नहीं टिकनर है, फिर राजेश मिश्रा पढ़ा तो देखा है उसमें टिकनर लिख रखा है,
टिकनर आढ़ा में देखा तो आढ़ा में भी टिकनर मार्क कर रखा है, तब टिकनर दिमाग में बैठ गए, तो अब वो चीज़ हटती नहीं। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, भले ही आप उनका गलत उत्तर देते हैं लेकिन वो आपके दिमाग में बैठता है। और अगर इस प्रैक्टिस से, कलाम एकेडमी की प्रैक्टिस से, आप 5 सवाल भी अगर आपके परीक्षा में आप सही करके आते हैं, आप मान लें कि आपकी यह प्रैक्टिस सफल हुई। तो अपना ख्याल रखिए। आपके अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपन उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।